हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं जेई पेपर 2 की बीआर की परफेक्ट एक रोड मैप के बारे में, अप्रैल वाले अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में। आपके काफी सारे कमेंट्स, आपके काफी सारे रिक्वेस्ट, काफी सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं। मैं जानता हूँ आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो की, रोड मैप वाली वीडियो की, जिसके अंदर बताई जाएगी कैसे हमको परफेक्ट स्टार्टिंग की शुरुआत करनी, क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है, क्या क्या टाइमिंग है, क्या क्या प्रीवियस क्वेश्चन कितने साल के करने हैं, कौन कौन से क्या पैटर्न चल रहा है, अभी इस साल के अकॉर्डिंग क्या अभी के लिए करना जरूरी होगा। लास्ट 25 दिन बचे हैं, 9 अप्रैल को आपका एग्जाम शेड्यूल हो चुका है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ बोलना चाहूंगा, हमेशा की तरह एक कॉपी और पेन निकाल के बैठिएगा ताकि चीजें आप साथ साथ में लिखते चलो। जो आपको पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, ताकि जो भी आप लिखोगे तो सीधा आपके दिमाग में उतरता रहेगा। ऑलराइट, नहीं तो सीधा सुनोगे फिर इसको कल सुबह तक भूल जाओगे। ऑलराइट, इसलिए कॉपी और पेन निकाल कर बैठेगा ताकि चीजों को आपको ढंग से याद रहे। ऑलराइट, शुरुआत करते एक एक करके मेनली यार 3-4 चीजों के ऊपर बात करेंगे कि कितना समय कितने सेक्शंस को हमको देना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के अंदर 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कितना समय हमको किसी चीज को देना है। नंबर सेकंड की नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने, हर एक एरिया के, हर एक सेक्शंस के कितने सेक्शंस है, कितने क्वेश्चन उसके हमको लगाने होंगे मिनिमम इतने दिनों के अंदर, ताकि हमारे ड्रीम परसेंटाइल जो है, हमारा ड्रीम स्कोर जो है 300 प्लस, 310, 320, 280 जिसके अंदर भी आपको जाना है, या फिर 98, 99 परसेंटाइल जो भी हमको लेकर आनी है, उस ड्रीम परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अभी हमको होगी। नंबर थर्ड पॉइंट वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से रिपीटेड वाले क्वेश्चन है जो कि आ रहे हैं। और नंबर लास्ट जो कि पीवाईक्यूज कितने साल के करने होंगे, या फिर मॉक पेपर हमको कहाँ मिल सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आप सभी का जो है ऊपर वाले का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यार, सबसे पहली चीज है कि हमारा टारगेट तो भाई फिक्स है कि हमको 300 बॉल लेकर आने। सबका टारगेट ये होता है कि यार सेकंड और फर्स्ट वाले के अंदर जो हुआ भैया उसको एक बार के लिए भूल जाते हैं, बिकॉज अब वो चीज लौट कर नहीं आ सकती, वो चीज चली गई है। ऑलराइट, आपको ये पता है कि मेरी क्या गलतियां रही फर्स्ट अटेम्प्ट का जिसने एग्जाम दिया था। काफी स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, राइट, उनको नहीं पता कि क्या गलतियां होगी वो सब चीजें, पर लेकिन जिन्होंने एग्जाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट उनको पता है कि अपनी क्या क्या गलतियां हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर। ऑलराइट, जिसने एग्जाम नहीं दिया वो अभी से ही अपनी कमजोरियों पे काम करे ताकि वो चीज मिस्टेक्स आने वाले समय के अंदर ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। और जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है वो डेफिनेटली बात अपनी कमजोरी पे पूरा ध्यान रखेंगे, कौन से सेक्शन के अंदर उनके कम मार्क्स थे, कहां पर कौन सा सेक्शन उनसे छूट गया था, कौन सा ड्राइंग का क्वेश्चन या फिर कोई एप्टीट्यूड का वाला क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन कौन सा छूट गया था, आता था पर तो भी नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसी अब गिल्ट या फिर ऐसा रिग्रेट हमको नहीं होना चाहिए सेकंड वाले टाइम के अंदर कि यार भैया ये तो आता था पर लेकिन नहीं हो पाया टाइम की वजह से, ये नहीं होना चाहिए। या फिर ये आता था पर लेकिन जल्दबाजी में गलत हो गया, कैलकुलेशंस गलत हो गई, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुख देता है। इससे अच्छा तो भैया क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ आता ना, कम से कम आता ही नहीं था तो छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है मेरे को आता ही नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं इसलिए छोड़ दिया। एक होता है कि आता था पर लेकिन यार भैया वो मिस्टेक कर दी इसलिए गलती हो गई यार, क्योंकि वो जल्दबाजी थी, लास्ट के 5 मिनट में कर रहा था, 10 मिनट में कर रहा था, फिर लास्ट के आधे घंटे के अंदर कर रही थी तो थोड़ा हड़बड़ हो गई तो इसलिए गलती हो गई, बाकी पूरा आता था, घर पे आके आंसर निकल गया। वो चीज ज्यादा दुख देती है अंदर से। ऑलराइट, इसीलिए हमको थोड़ा सा परफेक्टली प्रैक्टिस लिख लिख कर करनी, स्पेशली मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस के अंदर, और ड्राइंग के अंदर डेली का डेली प्रैक्टिस करनी डेली क्वेश्चंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, तो स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले बात करें पैटर्न की, जो नए एग्जाम में जिन्होंने एग्जाम के बारे में कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल अनजान है, तो उनके लिए भी एक बार बताता हूँ कि पैटर्न के हमारे पास 3 सेक्शन है मेनली। पहला जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है। एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के अंदर क्या है, 200 मार्क्स 200 मार्क्स का टोटल रहता है। टोटल एग्जाम जो है 400 मार्क्स का रहता है। ऑलराइट, और मिला के 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल मिला के 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर वही प्लस करने, सही करने पे +4 और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग क्वेश्चन। ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर टोटल 100 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 15 × 2 100 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट मैथमेटिक्स वाला लास्ट पोर्शन जो कि हमारे पास कौन सा है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इसके अंदर क्या होता है, एमसीक्यू होते हैं 20 क्वेश्चन, प्लस होते हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन एनएटी, एमसीक्यू प्लस एनएटी, राइट। ड्राइंग क्वेश्चन ऑफलाइन होता है, और बाकी जो एप्टीट्यूड है और ये सीबीटी होता है, और मैथ्स भी क्या है, सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, राइट, जस्ट लाइक नाटक। बाकी ड्राइंग भी है नाटक की तरह ऑफलाइन, मतलब ये सीबीटी के साथ आपको ऑफलाइन पेपर के ऊपर स्केच करना होता है। ऑलराइट, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है शुरुआत के अंदर कि कौन सा सेक्शन किस चीज के लिए जाना जाता है। क्या होता है भैया, हम लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप एप्टीट्यूड के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करो, ड्राइंग के अंदर काफी बढ़िया प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जब हम मैथ्स छोड़ के जाते हैं बिल्कुल, या फिर कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल ना के बराबर चीज करते हैं, तो यानी कि हमारी रैंक को डाउन कर रहे हैं। क्योंकि यार मैथ्स, मैं आपको 4 साल से पिछले गाइड कर रहा हूं, और मैं हर साल बच्चों को कहता हूं कि यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक बूस्टर है, वो आपको रैंक देगा। आपको रैंक चाहिए ना, सेकंड टर्म के अंदर नहीं चाहिए, रैंक चाहिए हमको। मार्क्स तो यार कोई भी लेकर आएगा, एप्टीट्यूड के अंदर जो मार्क्स आएंगे, अब आपको लोग मार्क्स तो अगर आगे तो रैंक अपने आप आ जाएगी, कहने का मतलब समझो, मैं कहना चाह रहा हूँ
लेट्स से मैं एप्टीट्यूड और ड्राइंग की बात करता हूं, तो लेट्स से 50 क्वेश्चन है, अब आपने एप्टीट्यूड के अंदर काफी अच्छी मेहनत की और बाकी सब बच्चे करते हैं, ऐसे सेक्शन के अंदर जो सेक्शन बाकी सब अच्छे कर रहे हैं यार, वो आप भी अच्छा करो तो बाकी सभी तो अच्छे कर रहे हैं, तो आप उनमें डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है? डिफरेंस क्रिएट करता है ड्राइंग, और उससे कौन ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है? वो है मैथ्स। सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है मैथमेटिक्स, उसके बाद ड्राइंग, उसके बाद एप्टीट्यूड। क्योंकि अगर वेटेज देखे तो वेटेज तो उल्टा चल रहा है, पर लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है आपके रैंक को, राइट, सबसे ज्यादा आपको, वो ऊपर नीचे से मैथ्स देन ड्राइंग देन एप्टीट्यूड, इसलिए मैंने इस तरह से आपको सीक्वेंस में लिखा है। ऑलराइट, सो मैथमेटिक्स के एक रैंक बूस्टर है जो कि आपको रैंक देगा। ऑलराइट, मैं अगर बात करूं, मैंने बोला कि आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया तो ये लो भैया आपकी 1000 रैंक ऊपर। आपने दूसरा क्वेश्चन सही किया, 1000 रैंक जंप मार दोगे। तीसरा क्वेश्चन सही किया, 1000 रैंक जंप मार दोगे। चौथा क्वेश्चन सही किया, 1000 रैंक जंप मार दोगे। पांचवा क्वेश्चन सही किया, ये आपके 10,000 के अंदर आ गई। छठा क्वेश्चन किया, ये आपकी 8,000 के अंदर। देन सातवां क्वेश्चन किया, देन आपकी 7,000 के अंदर। आठवां क्वेश्चन किया, देन आपकी 6,000 के अंदर रैंक आ गई। देन 9th वाला क्वेश्चन किया, आपकी 4,000, देन ऐसे 3,000, देन 2,000, देन 1,000, देन 500 के अंदर, देन 100 के अंदर। ऐसा करते करते कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट हमको रखना पड़ता है, स्पेशली मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी मैं आ रहा हूँ हर एक चैप्टर पे, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ऑलराइट, पर लेकिन जनरल चीजें जो आपको माइंड में रहती कहीं ना कहीं, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। ऑलराइट, तो याद कर, उम्मीद कर रहा हूँ, तो ये स्पेशली मास या फिर परसेंटाइल के लिए ये बेस्ट है। पर लेकिन मैं बात करूँ रैंक बूस्टर भी, हमको रैंक चाहिए, सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, हमारा टारगेट, हमारा ड्रीम डबल डिजिट रैंक है, तो आपको मैथ्स से दिलाएगी। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैथ्स के अंदर भी 100% सिलेबस करना जरूरी नहीं होता है। टॉपर भी नहीं करता है या फिर नहीं करती है, जो भी टॉपर होगा, जो भी होती है, 100% यहाँ पर सिलेबस नहीं करना होता है। मैथ्स के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, तो भी आप टॉप कर जाते हो, तो भी 100% लेकर आते हो। कोई नहीं सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि यार आधे से ज्यादा बच्चे तो मैथ्स से भाग रहे हैं। तो जो आधे बच्चे भी कर रहे हैं अगर मैथ्स को, तो डेफिनेटली बात है वो 100% सिलेबस तो कोई नहीं करेगा। उसके अंदर से भी मैक्स टू मैक्स 50-60% भी बच्चे सिलेबस कर लेते हैं ना, तो भी यार वो 99% लेकर आते हैं। क्योंकि अगर मैं 25 क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन भी मानूं, तो 10 से 12 क्वेश्चन करने वाला भी इजीली जो 99 को क्रॉस कर रहा है। लिटरली बता रहा हूँ यार, बीआर के अंदर ही आपको फायदा मिलता है। पर लेकिन बच्चे बताने की कुछ समझते नहीं है, कुछ चैप्टर से आपको करने होते हैं, इसके लिए सबका सब नहीं पढ़ना होता है। ऑलराइट, हमारा काम, जैसे मैं बैचेस के अंदर जब मैथ पढ़ाता हूँ, हमारे जो बैच चलता है ऑनलाइन, तो उसके अंदर बच्चों में क्या आता हूँ, बच्चे कहते हैं भैया लेट से भी हमारा चल रहा था स्टेट लाइन, तो उसने कि थोड़ा हार्ड है वो सब, तो भैया क्या करें। मैंने कहा यार ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा पढ़ना है। हमारा काम तो सब कुछ पढ़ाना है आपको। ऑलराइट, पर लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि एटलीस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर क्या है, आपको उनमें से लेना कि हाँ मेरा ये अच्छा प्रिपरेशन है, मुझे 90% अच्छा लगता है, मुझे आता है, तो ठीक है मैं इसको कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बेस्ट है। बाकी वेटेज वाला चैप्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दो आप। ऑलराइट, बिकॉज हमको भी रैंक चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। ऑलराइट, और एक और चीज सबसे पहले यार, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके, वो ये कि थोड़ा सा भी है ना हमको बड़ा टारगेट रखना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल मिनिमम नहीं सोचेंगे। आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कट ऑफ क्या इस वाले कॉलेज की बताओ, मैं बोलता हूँ 97 परसेंटाइल, मैं बोलता हूँ 96, मैं बोलता हूँ 90 परसेंटाइल, तो बच्चे उसी को बेंचमार्क मांग लेते हैं कि चलो मेरा तो 90 परसेंटाइल का कट ऑफ है, तो मेरा 98 को टारगेट लेकर चलूंगी। अरे नहीं यार, थोड़ा सा टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि यार आपको भूख कितनी है भैया, 4 रोटी की भूख है, 5 रोटी की भूख है, ऐसा कुछ जो भी है, तो यार आप कम से कम 1-2 रोटी हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। जब भी खाना बनाते हैं घर में, तो 1-2 रोटी हम कुछ एक्स्ट्रा मान के बनाते हैं। ठीक है, क्या मान लो हो सकता है खाते खाते ज्यादा भूख लग जाए, कुछ कम तो नहीं बना सकते। किसी को 4 रोटी की अगर भूख है, तो आपके जो घर पे मम्मी 1 रोटी कम थोड़ी बनाएगी, 1 रोटी आधी रोटी हमेशा ज्यादा बनाएगी। राइट, क्योंकि कम क्यों बनाएगी यार, ज्यादा बनाएंगे ना, क्या होता है ज्यादा भूख लग जाए, क्योंकि 4 तो वैसे खानी है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टारगेट लेकर चलना है। ऑलराइट, तो मैं छोटी चीज लिख रहा हूँ, बहुत आपको हेल्प करेगी। वो क्या है, वो है बड़ा टारगेट हमको रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तब तक मजा नहीं आएगा यार, बड़ा टारगेट रखना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ा रिजल्ट जो आपको चाहिए, बड़ा रिजल्ट, या फिर कहूँगा बड़ा रैंक, बड़ी रैंक। ऑलराइट, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अच्छा, एक यार सबसे पहले मैंने लिख रखा है, देखो बॉक्स के अंदर कमेंट, ये क्या पता है क्या लिखा है। एक तो यहाँ तक अगर पहुंच गया ना कोई, अच्छी बात है, पूरा लास्ट तक आपको टिकना है। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होगी, पर लेकिन बहुत बेस्ट वीडियो है। राइट, इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करनी हिसाब से। कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार कमेंट कर देना कि यस भैया मुझे बिलीव है मेरे पर कि मैं करूँगी, मुझे बिलीव है मेरे पर कि मैं करूँगा। मेरे को ये कमेंट आपके चाहिए होते हैं। मैं हर स्टडी वाली वीडियो के अंदर आपको हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आपका बिलीव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करो नीचे जाकर कमेंट्स के अंदर कि यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकती हूँ, मुझे विश्वास है, मुझे ट्रस्ट है अपने आप के अंदर, क्योंकि अपने आप में बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिलीव होगा ना, तभी आप इस चीज़ को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज अचीव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए बिलीव करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, अपने आप से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, इतना ही चाहिए। ठीक है ना, भले वीडियो आपको कैसी भी लगी वो भी आप नीचे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपना ट्रस्ट जरूर एक नीचे आकर लिखो यार। ऑलराइट,
तो आगे बढ़ते हैं, चलो सबसे पहले शुरुआत करते हुए हमारे पास है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। वह सबसे पहले मोस्ट वेटेज चैप्टर, मोस्ट वेटेज वाला पोर्शन है, 200 मार्क्स का पोर्शन है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के अंदर से इजीली कोई भी 40 प्लस क्वेश्चन सही करके आता है, ये बात फिक्स है। अगर जो एप्टीट्यूड अगर लास्ट 2-3 महीने से भी पढ़ रहा है तो इजीली वो 2-3 महीने में पढ़ के इजीली आराम से 40 से ऊपर क्वेश्चन सही कर देगा, मतलब 40 से ऊपर क्वेश्चन सही कर देता है आउट ऑफ 50। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट भाई ये है कि 50 के अंदर से 48, 49, 50 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, एक या दो 3 क्वेश्चन अगर नहीं आया तो चलेगा, बाकी सारे क्वेश्चन सही करना है, टारगेट ये रखना है, राइट। क्योंकि जहां से अपन को मार्क्स आ रहे हैं तो कम से कम मार्क्स भर भर के ले वहां से। ठीक है ना, तो ये मार्क्स वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था, ड्राइंग हो रही है दोनों मार्क्स वाला पोर्शन है, तो यहाँ से भर भर के मार्क्स देने हैं। रैंक के लिए हमको मैथ्स पे डिपेंडेंट रहना है, ऑलराइट। तो यहाँ से दिमाग में क्या रहेगा भाई, यहाँ से हमको मार्क्स खींचने, यहाँ से मार्क्स खींचने, यहाँ से रैंक नहीं आएगी, यहाँ से मार्क्स खींचने हमको, ऑलराइट। मार्क्स कैसे हम अपनी झोली में भर सकते हैं? तो देखो सबसे पहली चीज यार, मेरे नंबर ऑफ मैंने कुछ क्वेश्चन सीखे जो कि आपको अपना टारगेट रखना है कि भाई इतने मिनिमम क्वेश्चन तो मुझे प्रैक्टिस कर ही लेने, भले वो आप क्वेश्चन की फॉर्म में करो, चाहे वो आंसर की फॉर्म में करो, कैसे भी करो, राइट, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन की फॉर्म में करो। मैंने लिखा है टारगेट की, लिखा है 1500 से लेकर 2000, कम से कम भी आप 1500 से लेकर 2000 क्वेश्चन हमको एप्टीट्यूड के अंदर मिनिमम करने हैं एग्जाम से पहले। ये अपना एक बेंचमार्क मान लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1500 से लेकर 2000 क्वेश्चन, अगर 2000 तक क्वेश्चन कर लो तो बहुत मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा अगर आप 2000 तक क्वेश्चन कर लोगे तो। ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है हमको, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहले जो कितने घंटे पढ़ना उसके बाद में आता है। सबसे पहले आएंगे यार 2 पोर्शन है एप्टीट्यूड के अंदर, 50 पोर्शन के 50 क्वेश्चन के अंदर से यार कुल मिला के अगर देखें तो 2 तरह का मेजरली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एक तो रहता है 35 मार्क्स का और रहता है 15 मार्क्स का। ये 3 साल पहले रिवर्स होता था, रिवर्स का मतलब है कि 15 यहाँ और 35 यहाँ, ऐसा की बोल रहा हूँ मैं, कहने मतलब है कि अगर अभी के करंट के हिसाब से देखें अपन तो 15 क्वेश्चन आपके जो है रिलेटेड नॉन वर्बल आते हैं, जहाँ और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर आपको नॉन वर्बल और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, नॉन वर्बल वाले कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं जो 35 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, और 35 क्वेश्चन का जीके, हिस्ट्री और कलर थ्योरी से रिलेटेड आ रहे हैं, ऑलराइट। पहले रिवर्स होता था, पहले क्या 35 ये आते थे और 15 ये आते थे, लेकिन अब क्या है पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ गया है और धीरे धीरे जेई के एप्टीट्यूड वाला सेट जो है धीरे धीरे नाटा जैसा एप्टीट्यूड वाला होता जा रहा है। ठीक है ना, पूरे तरह से नहीं हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले बहुत आसान आता था एप्टीट्यूड, मतलब अभी के मुकाबले पहले तो शायद 50% बहुत आसान था, बट 50% और डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है ना, अगर अपन लास्ट 2 साल से देखें तो जेई का एप्टीट्यूड स्पेशली। ठीक है, ऑलराइट। तो भाई कैसे क्या करना है देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमारे पास 35 वाला पोर्शन है जिसके अंदर कि आपके पास जीके, हिस्ट्री या फिर कलर थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखो भैया होता क्या है, काफी लोग जो ऐसे होंगे यूट्यूब पर शायद जो आपको पूरा सिलेबस बताते हैं कि ये सिलेबस है, ये खत्म कर लो पढ़ लो, वो सिलेबस वाली वीडियो है। यहाँ पर स्टडीज देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है, वो आपको जाना जरूरी होता है। देखो सबसे पहले बात करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, तो जब भी अपन एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सबसे अगर मैक्सिमम एप्टीट्यूड के अंदर मैक्सिमम के अंदर से भी मैक्सिमम तैयारी जल्दी करनी है ना, तो ध्यान रखना कि आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर होता क्या है ना, जेई के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर मैच द फॉलोइंग आते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपके टॉपिक क्या होंगे, देखो या तो मैच द फॉलोइंग आएंगे या फिर डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं। मतलब मैच द फॉलोइंग में भी एमसीक्यू होते हैं, पर एक तो होगा मैच द फॉलोइंग जिसके अंदर आपको मैच करना होता है क्वेश्चन, राइट। अब मैच द फॉलोइंग में भी आसानी होती है, आसानी की होगी अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं और उसके अंदर भी अगर नीचे ऑप्शन में सेटिंग बैठ जाती है, मतलब मान लो कि ऑप्शंस के अंदर 4 ऑप्शन अलग अलग है, 1 या 2 ही अगर कॉमन है, अगर आप उन कॉमन वाले जो अलग वाले का अगर आंसर देख लो, अगर एक भी आंसर मिल जाता है तो आप बाकी चारों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, आप इजीली करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये हमको बेनिफिट मिलता है एप्टीट्यूड के अंदर, ऑलराइट, क्लियर है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, बाकी वो डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, राइट। वह सिलेबस क्या है वो देखो, बिल्डिंग, आर्किटेक्ट्स, जो भी सिंपल चीज है, नाटक का सेम चीज है जो यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि यार नाटक के अंदर भी सेम ये वाला पोर्शन सेम रहता है, नाटक के अंदर ये पूरा पोर्शन सेम रहता है और ये वाला भी चीज सेम रहती है, राइट। बेसिकली नाटक के अंदर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वगैरह क्वेश्चन भी आते हैं नाटक के अंदर, पर वो प्रिंसिपल डिजाइन वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं आते, यहाँ थोड़ा सा कम चांसेस है, 1-2 मुश्किल से रेयर चांसेस है। ठीक है, बिल्डिंग जितने भी टॉप बिल्डिंग्स है, टॉप आर्किटेक्ट्स है, हर एक आर्किटेक्ट्स के साथ साथ के अंदर आपको बिल्डिंग्स ध्यान रखनी है, और जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल बिल्डिंग्स है आपको उनकी एटलीस्ट मैंने लिखा है जो क्या रखोगे, उन सब की इमेजेस, उन सब की लोकेशन। वह कैसे प्रिपरेशन करना, नोट्स प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। जब भी यार आप अपनी नोट्स खुद के बनाते हो, इन सबको याद रखना, इन सबको बोल बोल के इनको नोट्स बना के रखना है, एटलीस्ट खुद के हैंडराइटेड नोट्स बनाया करो, पिन पेज बना करो, पिन पेपर बनाओ। जैसे मैंने बोला कि आपने टॉप 20 या फिर टॉप 50 बिल्डिंग्स की आपने लिस्ट बना रही, टॉप 50 बिल्डिंग्स के नाम लिखे, एक कॉलम बनाओ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने लिखे नेम, यहाँ पर आपने लिखे उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है, और यहाँ पर 3rd नंबर पर लिखा आपने उसकी इमेजेस, कैसी इमेजेस है वो, या तो चिपका लो या फिर कैसे करके उसको बना लो या फिर थोड़ा सा देखो। ठीक है ना, तो ये आपको क्या दोनों तैयार करके इसलिए लोकेशन क्या है, उसकी इमेजेस क्या, उसका टॉप आर्किटेक्ट कौन सा है, ऐसे करके टॉप 50 या फिर टॉप 100 की लिस्ट बनाओ, उसको आप याद रखो। ये आपके एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम आएगी। एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस पूरी बुक्स निकाल के खंगाल नहीं सकते हो, आपको डर लगेगा, बट आपके पास अगर खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको पता है बस इतना पढ़ लिया ना तो भी मेरा काम खत्म है, तो भी मेरा रिवीजन पूरा कंप्लीट है। इसलिए ऐसे रिवाइज करने का तरीका बेस्ट है,
खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए काम करना है अभी एटलीस्ट इन वाले दिनों में, मार्च के अंदर अंदर। फिर ये काम अप्रैल में नहीं होगा, अप्रैल के अंदर तो बस आपको प्रैक्टिस करो जितना हो सके और प्रीवियस क्वेश्चन करो या फिर मॉक टेस्ट दो, वो सब होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वो है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर जो कर अपन इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, यहाँ पर अपन क्लाइमेटोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर जितने भी टेम्पल्स हो गए, जो पुरानी बिल्डिंग्स हो गई या फिर जितनी भी पुरानी फोर्ट्स है, राइट, जैसे कोई सा भी फोर्ट है, जैसे जोधपुर के अंदर कोई फोर्ट है, उदयपुर में कोई फोर्ट है, कहीं भी कोई फोर्ट है या फिर कोई मंदिर है, कोई टेम्पल्स है या फिर कोई चर्च है, जो भी चीजें, तो ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का थोड़ा सा पार्ट हो जाती है। इसके अंदर भी सेम आपको क्या करना है, फोटो याद रखनी है, उसकी लोकेशन याद रखनी है। ऑलराइट, क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो है क्या, मटेरियल कंपोनेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंपोनेंट्स, जो भी आप मटेरियल, जो भी कंपोनेंट्स पढ़ रहे हो उसके अंदर एटलीस्ट आपको इमेजेस, सेम फोटो इमेजेस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इमेजेस प्लस प्रॉपर्टीज, उसकी इमेज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सेम इस तरह से नोट्स बनाओगे, पहले आप नाम लिखोगे, उसकी क्या लिखोगे, उसके बारे में प्रॉपर्टीज लिखोगे, एक या दो पॉइंट चाहिए, और उसके अंदर उसकी एक इमेज अपने हिसाब से पेन या पेंसिल से थोड़ी सी रफ में ध्यान रखोगे कि ऐसी इसकी इमेज होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हुए कलर थ्योरी, ऑल टर्म्स। कलर थ्योरी के अंदर भी सब पता होना चाहिए कि कोल कलर्स क्या होता है, वार्म कलर्स क्या होता है, कलर थ्योरी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर्स क्या है, कलर स्कीम क्या होती है, टाइप्स ऑफ कलर स्कीम है, मोनोक्रोमेटिक स्कीम क्या होती है, टर्शियरी वो ट्राइडी कलर स्कीम क्या होती है, वो सब थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बेसिकली कलर थ्योरी आप पूरा खत्म कर लोगे, ज्यादा डीप में नहीं आता कलर थ्योरी जेई के अंदर, नाटक के अंदर थोड़ा सा डीप में कलर थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, और क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यार, वो हमारे पास एक्स्ट्रा टॉपिक्स, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं, वो छोटे मोटे टॉपिक्स है। जैसे मैंने बोला कि पेपर साइज, मैंने बोला कि आपके पास A1 पेपर है, A2 पेपर है, ना A3 A4, तो ये अलग अलग पेपर की शीट्स आपने सुना भी होगा, तो इनकी सबकी साइज क्या होती है, मीटर में क्या है, सेंटीमीटर में साइज क्या है, इंच में, फीट, एक अगर याद होगी मीटर सेंटीमीटर तो इजीली आप कन्वर्ट कर जाओगे, ऐसा है। तो डायरेक्ट आप सेंटीमीटर में याद होगी, स्पेशली सेंटीमीटर में ज्यादा पूछे जाता है, ठीक है ना, सेंटीमीटर या फिर इंच के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट डेट्स, राइट, थोड़े से याद रखो कि नेशनल आर्किटेक्चर डे कब बना जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब बना जाता है, नेशनल साइंस डे कब बना जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, इसके रेयर चांस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आर्किटेक्चरल टर्म्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एक दो क्वेश्चन, लास्ट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी आए थे, राइट। तो आर्किटेक्चरल टर्म्स क्या है, ठीक है ना, अलग अलग आपको आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी याद रखनी, जो अपन आप सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हो, हर एक टर्म्स का आपको मीनिंग पता होना जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं वो है फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म, किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म। स्पेशली अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करूँ तो आपको बहुत सारे जो भी ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स हमारे पास है, ग्रीहा है, ठीक है, IGBC है, तो ये काफ़ी इनकी बहुत सारी क्या है फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बाकी स्पेशली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये COA जो हमारे पास नाटा एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ठीक है, NTA, तो इनकी भी थोड़ी बहुत क्या है फुल फॉर्म ध्यान रखिए। IIA क्या है, COA क्या है, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर काफ़ी पूछा गया था, ठीक है ना। तो इनकी जो स्टेटरी बॉडी, जो गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी है, इनके बारे में थोड़ा सा आप एक दो चीज़ें ध्यान रखें कि ये कब इसका बनाई गई थी, कब इसका गठन हुआ था और कब इसकी क्या फुल फॉर्म वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्लियर हो चुका है, उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको ये वाला पूरा पार्ट क्लियर है। तो इसके बाद भी चीज़ें आना मुश्किल है, ठीक है ना। मान के चलो कि 45 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ये जो लिखा है यहीं से चीज़ें घूम फिरा के आती है। ऑलराइट, एक या तीन चार क्वेश्चन हो सकता है इधर से आ जाए तो आ भी जाए, उसका कुछ कह नहीं सकते, बट लेकिन ये कि 45 से 50 क्वेश्चन का मान के चलो लगभग यही सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास हुआ है क्या 15 क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स के 60 नंबर में मिलता है, ठीक है ना। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोलूंगा, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, तो टारगेट रखना है कि इस 35 के अंदर से एटलीस्ट कितना है, 32 क्वेश्चन या फिर 33 क्वेश्चन या फिर 34 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन एटलीस्ट इतना, मतलब 34-35 क्वेश्चन सही करने, ठीक है ना। एक या दो क्वेश्चन में भी शायद हो सकता है कुछ हार्ड आ जाए तो आ जाए, बाकी ये क्वेश्चन ऐसे जहाँ पर 15 के 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। क्लियर है, इसमें ये फायदा होता है क्योंकि यहाँ पर क्या नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस ज़्यादा टाइम आपको यहाँ देना है, ठीक है ना। देखो मैंने लिखा भी टोटल क्या 6 घंटे लिखा है आपको, टोटल 6 आवर्स आपको देने, 4 + 2, 4 घंटे आप इस वाले पार्ट को दोगे, 2 घंटे इस वाले पार्ट को दोगे। और अगर आपकी ये पार्ट अच्छा है, काफी अच्छा है, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए गए आपने, मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग सरफेस आपको पता है कैसे सरफेस काउंट करनी होती है, काउंटिंग फिगर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग नंबर ऑफ शेप्स फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी आया था, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करो। अपने लाइफ सेशन के अंदर काफी ज्यादा इनकी स्ट्रेटेजीज भी देखी, इनके थोड़े कॉन्सेप्ट भी देखे, ट्रिक्स भी देखी, कैसे काउंट करते हैं, क्यूब्स एंड पैटर्न्स है, ठीक है, डाइस है, उसको अनफोल्डिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कम प्रैक्टिस में भी काम हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस इनकी अच्छी है तो आप 2 की जगह अगर उसको 1 घंटा दो और यहाँ पर 4 की जगह करो, फिर 5 घंटे दो, ठीक है ना। मैं बताऊंगा टाइम कैसे मैनेज करना है। पहला एप्टीट्यूड, इसके अंदर आपको इतना टाइम देना है, कितने 6 घंटे देने मिनिमम लिखा है मैंने, 4 + 2 या फिर 5 + 1, कैसे भी कर लो, 4 + 2 या फिर 5 + 1, ठीक है। उसके बाद इसके बाद कंप्लीट द सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने बोला था देखो इसमें नॉन वर्बल के अंदर क्या है, मेंटल एबिलिटी के अंदर कंप्लीट द सीक्वेंस आ गया, बहुत सारे नंबर्स दिए आपको, बोला फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर्स दिए होते हैं, देन बोला क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट द क्वेश्चन मार्क।
उसके अंदर देखना पड़ेगा डिफरेंस किस हिसाब से चल रहा है नंबर्स का। तो कंप्लीट द सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी होते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न, बहुत सारे कुछ पैटर्न भी आता है, इसके अंदर आपको पैटर्न रिपीट हो रहे होते हैं या फिर किसी एंगल पे उसको रोटेट कर रखा होता है, देन कंप्लीट द पैटर्न, कंप्लीट द सीक्वेंस। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ और आपको टारगेट रखना है कितने में 50 के अंदर से 48, एटलीस्ट कम से कम 48 क्वेश्चन हमको सही करने हैं। 47 48 क्वेश्चन 40 एंड 50 करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी अब मार्क्स देने का बहुत अच्छा सोर्स है एग्जाम के अंदर, सबसे बढ़िया सोर्स मार्क्स देने का वो यही होता है एप्टीट्यूड, और शुरुआत भी यही से करनी होती है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यार। इसके बारे में कुछ बोल तो नहीं गए अपन, सब कुछ लिखा है ना, सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, टारगेट अपन बात कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द जो कि है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर टारगेट देख लो। सबसे पहले आप टारगेट रखना है 50 to 70 क्वेश्चन का, ठीक है ना। कितने अगर मैं देखूँ टोटल जो डिवाइड है, टोटल डेज को डिवाइड कर लेना, तो ध्यान रखो कि वह 30 to 40 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन को पर क्वेश्चन को देना है, और डेली 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कम से कम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने डेली क्वेश्चन। और टोटल टारगेट कितना होना चाहिए 50 to 70 क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन मतलब एग्जाम से पहले आपको कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने। सोच लो अब आप कितना जरूरत है आपको, कम से कम 3-4 क्वेश्चन डेली की प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे भैया। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई 25 डेज उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए लगभग इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक बार पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। नाटक के अंदर भी 3 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन क्या 3D मॉडल वाला आता है, जेईई के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, जहां पर आपको बोलता है कि 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर 50 मार्क्स आपको मिलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है प्रपोर्शन ड्राइंग आती है, जहां पर आपको इमेज गिवन होती है और आपको ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको कलर नहीं भरना पड़ता है, ठीक है ना। इमेज आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे गिवन है, आपको उसी को प्रपोर्शन रेशियो स्केल के अंदर बनानी होगी। ऑलराइट, इसके अंदर बस सिंपल प्रैक्टिस ही रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर कोई आपको नहीं है। बस ये है कि यहाँ पर भी फोटो जो आती है उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा होती है। ऑलराइट, आपको पता होगा अभी फर्स्ट वाले टाइम के अंदर जो फोटो आई थी वो कथकली वाली, उसमें कितनी ज्यादा डिटेल्स थी। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इमेज आती है, यहाँ पर डिटेल ज्यादा होती है, इनको भी सॉल्व करने के अंदर टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए भैया यहाँ पर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की। ट्राई करना, अगर दिन के अंदर 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सको। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इमेज को लेकर उसको जल्दी बनाने की ट्राई करो कि आप कम से कम समय के अंदर उसको कैसे बना सकते हो। ऑलराइट, तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए ट्राई करो कि कैसे उसको कम से कम समय में रिड्यूस कर सकते हो आप। ऑलराइट, कम समय के अंदर ज़्यादा डिटेलिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, ये थोड़ा सा हमको ज़्यादा गौर करने की जरूरत है, ठीक है ना। अपना नया चैनल बन चुका है, उसके ऊपर आपको इसमें बहुत सारे टिप्स के ऊपर ड्राइंग के ऊपर भी वीडियोस आएगी, सब्सक्राइब कर लेना अपने नए चैनल को, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हुए सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो भी 50 नंबर का था। 50 नंबर को आप सुनते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसमें आता है कंपोजिशन है 2D 3D। यहाँ पर क्या अलग अलग शेप क्यों होंगे, या तो 2D वाले कंपोजिशन आएगा या फिर कोई 3D वाला कंपोजिशन आएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको कलर भरना होता है, ठीक है, या फिर कोई फिगर आपको यून होगा, या फिर वहाँ पर 2 क्वेश्चन और में आते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन आता है और नंबर सेकंड क्वेश्चन ये आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं और में, कोई से भी आपको एक क्वेश्चन करना होता है। नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन आता है वो आता है सीन क्रिएटिंग, आपको यहाँ पर लाइव सीन क्रिएट करने का आता है। लाइव स्केचिंग करनी, लाइव सीन कराना। लेट्स से कोई पब्लिक प्लेस आपको कोई सिचुएशन देगा, कोई पब्लिक प्लेस है, कोई फेस्टिवल आपको बोला है, कोई स्टेडियम बोला है, कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई गेम चल रहा है, कोई मैच अभी चल रहा है, उसका आप लाइव सीन बना दो। फुटबॉल ग्राउंड है या फिर कोई क्रिकेट स्टेडियम कोई चल रहा है मैच वगैरह, पब्लिक प्लेसेस यहाँ पर आगे फेस्टिवल्स हमारा होता है, ठीक है। वैसे इसमें क्या क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है एक तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव का यूज होता है, ठीक है। एक तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग यहाँ पर बहुत काम आती है। मैंने बोला कि लेट्स से क्लासरूम का सीन बना दो, आपको होगा लेट्स से कोई क्लासरूम है, ठीक है ना, क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रही है, तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव वहाँ पर क्या रूम के अंदर पर्सपेक्टिव का भी एक व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर्सपेक्टिव व्यू हो जाता है, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है ह्यूमन प्रपोर्शन वाला पर्सपेक्टिव, ह्यूमन प्रपोर्शन, ह्यूमन स्केल, ध्यान रखें स्केल का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से स्केल वगैरह कैसे लेनी है ह्यूमन की, ठीक है ना। कौन पास में है, बड़ा है, कौन दूर है तो छोटा है, स्केल, हाथ पैर मुंह सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से एंथ्रोपोमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर कलर आपको फिल करना होता है। थोड़ी बहुत आपको कलर थ्योरी का नॉलेज इसमें काम आएगा, कैसे आपको जो है कलर स्कीम अलग अलग यहाँ पर काम आती है। ऑलराइट, तो 2D 3D कंपोजिशन प्लस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़, ठीक है ना। अगर ट्राई करना 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज आपको 3 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। एक दिन 2 + 1 1 + 2 2 + 1 2 + 1 ऐसा करते हो, ऑल्टरनेट करो आप, तो अगर 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। ऑलराइट, एक क्वेश्चन के बाद 30 से 40 मिनट से ऊपर नहीं देना है, मैंने लिख रखा है। एक क्वेश्चन मिनिमम 30 से 40 मिनट लास्ट है। स्पेशली भैया ये वाले क्वेश्चन अगर ज़्यादा डिटेलिंग वाले पार्ट होगा तो इसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मे भी शायद ये क्वेश्चन जो है वो 40 मिनट ले सकता है। ये वाला क्वेश्चन 40 से 45 मिनट अगर ले सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पर इस वाले क्वेश्चन को आप जल्दी करना, एक क्वेश्चन अगर लेट करो तो एक क्वेश्चन को जल्दी करना। एक मिनिमम दोनों क्वेश्चन मिला कि भाई 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग। ऑलराइट, नहीं तो पेपर छूटने के चांस होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते मैंने भैया फोकस ऑन डिटेल। ड्राइंग के अंदर डिटेल पे फोकस करना जरूरी है आपको। टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम इज एवरीथिंग, ये जाना, दिस इज द की पॉइंट। एग्जाम के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको पता होगा जिसने एग्जाम दिया है, काफी बच्चों के क्वेश्चन छूट गए। एक क्वेश्चन ड्राइंग का करते हैं, एक क्वेश्चन छूट जाता है, हमेशा होता है, बहुत सारा होता है, हर साल होता है, ठीक है।
इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ बट सेकंड वाला अटेम्प्ट होने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। फिर आप सोचोगे कि काश मैं उस समय थोड़ा और ज़्यादा फास्ट प्रैक्टिस कर लेता तो अच्छा रहता। वो गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ अभी से ही सतर्क रहो, सावधान रहो, वो वाली बात है। ठीक है, ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। अपनी स्पीड बढ़ाओ, पूरी तरह से फोकस्ड रहो, उस हिसाब से काम करो। ठीक है, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, ये सब कुछ क्लियर है। टोटल टारगेट मैंने आपको बता चुका हूँ, 50-70 क्वेश्चन का टारगेट आपके सामने रखना है। ठीक है ना, और वह 3 क्वेश्चन 3 घंटे आपको देना है। इस पर टोटल टाइम कितना देना है? 3 घंटे आपको देना है। 1+1+1, ये 1 घंटे क्यों देना है? ये 3 क्वेश्चन मैं इसलिए रख रहा हूँ। 1+1+1 मतलब 1 घंटे का आपको क्वेश्चन नहीं करना है। आपको 1 घंटे के अंदर मैंने इस टाइम से डिवाइड कर दिया, बिकॉज आप कोई भी चीज का देखोगे तो आप परफेक्टली उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी तो करोगे। मतलब कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो लेट्स आपको कोई एंथ्रोपोमेट्री की बात करें तो आप ह्यूमन के बारे में थोड़ी सिंगल अगर उसकी आंख, नोज, आईज और ईयर्स वगैरह इनकी बनाने की प्रैक्टिस भी तो करोगे। तो प्रैक्टिस का भी टाइम इंक्लूड करके मैं लिख रहा हूँ। और कोई भी आप परफेक्टली इमेज की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई उसके एलिमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके कुछ कुछ पार्ट्स की, बॉडी पार्ट्स है या फिर कोई भी चीज़ की कोई ऑब्जेक्ट है उसको बना रहे हो, तो हर चीज़ की आपको प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। छोटी स्केल पे प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट प्लस बड़ी स्केल पे भी आपको उसकी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं सारी प्रैक्टिस मिलाकर आपको टाइम कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर सकते हो। मिनिमम आपको जो है 3 घंटे आपको देने हैं। ऑलराइट, क्लियर है तक? उम्मीद करो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्लियर है, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इन पॉइंट्स का आपको थोड़ा ध्यान रखें, 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट वो है मैथमेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट भी है मैथमेटिक्स, जिसको मैंने बोला रैंक बूस्टर है। ठीक है भैया, मैथमेटिक्स के अंदर बात करते हुए कि आप पाइपलाइन क्या है पढ़ने के लिए। ठीक है, पाइपलाइन का मतलब है कि क्या स्टेप आपको फॉलो करनी है। भैया बच्चों को पहले स्टेप नहीं पता होती, स्टेप क्या फॉलो करनी है, मैथ्स में नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बोलता हूँ, काफी लोग आपको बोलेंगे कि भैया मैथ्स के अंदर आर डी शर्मा कर लो नंबर आ जाएंगे। नहीं आएंगे नंबर, लिटरली बता रहा हूँ। आर डी शर्मा इज नथिंग, ओनली बोर्ड के लिए होती है वो। आर डी शर्मा बोर्ड के लिए इज परफेक्ट। जेई मेंस के आर डी शर्मा से कुछ नहीं होने वाला भाई। आर डी शर्मा से जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं होते उसके अंदर। ठीक है ना, उसके अंदर परफेक्टली बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम कर लो, सिवाय 1 या 2 चैप्टर को छोड़कर। क्योंकि 1-2 चैप्टर को छोड़कर 2-3 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी लेवल के आते जेई एग्जाम के अंदर, वो तो डेफिनेटली बात आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो लेवल एनसीईआरटी के आते हैं। पर लेकिन फुल्ली आपको उस पर डिपेंडेंट रही रहना, इससे अच्छा तो बेस्ट है कि आपको दूसरी रेफरेंस बुक ले लो, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, या फिर सेल्फ गाइड बीआर अरियंत बुक है ही। अगर आप लास्ट 15-20 दिन के अंदर पता नहीं कैसे फिर करना है तो सेल्फ गाइड अरियंत पब्लिकेशन एक बुक है, वो आप ले सकते हो। ठीक है ना, अदरवाइज आपका पहले से प्रिपरेशन करो, टाइम अच्छा खासा है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, अच्छा और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो और रेफरेंस बुक है, आर.एस. अग्रवाल है, ओसवाल की बुक भी आती है। ओसवाल की बुक मैंने आपको वीडियोस में काफी बताया भी है, मैंने खुद नहीं यूज किया ओसवाल की बुक, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको चाहिए हो तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा। तो ये एनसीईआरटी सबसे पहले फॉलो क्या करना है, स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से, या फिर बेसिक एक्सरसाइज जो भी आपकी बुक जो है ना बोर्ड लेवल की तक की, ये आपको पहले थोड़ी प्रिपरेशन कर लेनी। सबसे पहले अभी हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जो भी चैप्टर आप करते हो, मैं हर एक चैप्टर का आपको बता रहा हूँ स्टेप क्या फॉलो करनी है। हर एक चैप्टर के आपको बेसिक एनसीईआरटी या फिर बेसिक एक्सरसाइज जो भी आपकी बुक स्कूल में चल रही है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए उसका। ऑलराइट, देन कम टू द नोट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेई। जेई के हिसाब से जो भी कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। ऑलराइट, ऐसे कोई बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको बोर्ड के अंदर नहीं पर वो जेई के अंदर है, तो आपको वो थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। भाई अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो मैंने हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रही है अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जो फ्री स्टडी मटेरियल है। तो आप वेबसाइट का लिंक आपको नीचे देर का डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, ऑलराइट, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टेलीग्राम के भी अंदर भी मैंने शेयर कर रखा, तो आप टेलीग्राम पे भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वो रेफरेंस बुक में प्रैक्टिस। इसके बाद आती है एक रेफरेंस बुक आप लेकर रखो, मैंने आपके नाम बताई दिया, या फिर आर.एस. अग्रवाल हो गया, ओसवाल हो गया। ठीक है, ये एक रेफरेंस बुक है जो कि जेई के लिए स्पेशली लेकर रखो, या फिर सेल्फ गाइड बीआर अरियंत पब्लिकेशन एक बुक है जो कि आपको उसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, देन लास्ट हमारे पास ये होने के बाद कंप्लीट किया है, उसका आपको प्रीवियस क्वेश्चन अपना आपको टेस्ट करना है और मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बात करिए मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट भी अपने सफल टुगेदर का ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। मोबाइल एप्लीकेशन ऐप के अंदर आपको मॉक टेस्ट का पूरा एक टेस्ट सीरीज है, तो आप जाकर मॉक टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हो वहाँ से। ठीक है ना, पूरे टाइमर के हिसाब से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, तो टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ऑलराइट, इतना होने के बाद आते हैं अपन इन चीज़ों के ऊपर, वो देखते हैं कि भाई टारगेट क्या है। ये सबसे बड़ा टारगेट आना चाहिए कितना मैथ्स के अंदर कि आपको 500 प्लस क्वेश्चंस का। ये टारगेट मैं आपको छोटा बता रहा हूँ, पता है आपको लग रहा होगा कि बहुत कम लग रहा है ना, बहुत कम है कि 500 क्वेश्चन, ये तो बहुत कम क्वेश्चन हो गया। मैथ्स के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन पर, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो 500 क्वेश्चन का अगर आप 10 चैप्टर भी कर रहे हो तो एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन आते हैं। 10 चैप्टर को शायद बच्चा कोई नहीं करता होगा, अगर आप 6-7-8 चैप्टर भी कर रहे हो तो देख लो आप एक चैप्टर के जो 60-70 कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। तो ये चीज है भैया, टोटल 500 प्लस क्वेश्चन का। मैं नहीं करूँ 500 तक रुक जाओ, 500 प्लस का मतलब जितना आपको पता है कि मिनिमम 500 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि टोटल मिलाकर हमको 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। 500 ज्यादा करना है, 500 ज्यादा आप 550, 600, 700 कितने भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट,
कितना आ रहा है भाई 30-40 क्वेश्चन पर डे। इसको आप इजीली जो है 40-50 क्वेश्चन पर डे भी ले जा सकते हो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल टाइम यहाँ कितना देना है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, टोटल टाइम टोटल टाइम 5 घंटे। ठीक है, ये लिखो आप, इसके अंदर 4 से 5 घंटे टोटल आपको देने हैं। टोटल टाइम 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स आपको टोटल देना है इसमें। ठीक है, ये लिखा है जी 4 to 5 आवर्स, ये चीज़ को भूलना मत। मैंने आपको हर एक के अंदर टाइम और क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ। ठीक है, 4 to 5 आवर्स आपको देने हैं। टोटल में कितना था, 9 घंटे वहाँ 6 घंटे एप्टीट्यूड के अंदर थे, 3 घंटे बाद है, 6 और 3 9 घंटे हो गए, और 9 और 4 कितना हो गया 13 घंटे। मतलब कि कितना 13 घंटे मिनिमम हमको पढ़ाई करनी है। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10 + 3 13 घंटे। और मैंने आपको नाटक के अंदर भी बताया था। और अगर कोई ऐसा बच्चे जो नाटक जी की दोनों तैयारी कर रहे हो तो टेंशन मत लो, आपको एप्टीट्यूड ड्राइंग जो आप करो तो नाटक जी के लिए दोनों के साथ प्रिपरेशन हो रहा है, आपको अलग से कुछ नहीं देना। बस मैथ्स अगर आपको अलग से पढ़नी है, अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स के लिए आपको 4 घंटे देने दिन के, मान के चलो भैया देने पड़ेंगे, 4 घंटे देने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, देने ही पड़ेंगे, तब आप जाके चैप्टर्स को इजीली समझ पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएंगे। और राइट, प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मैं स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर आते हैं चैप्टर्स के अंदर। देखो मैं आपको कुछ मार्क्स बता रहा हूँ कि कितने मार्क्स से कोई का इनका वेटेज रह सकता है और कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा देखते चलते हैं। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमारे पास ये इस तरफ जो लिखे यार, ये चैप्टर जो है दिस इज द मोस्ट वेटेज चैप्टर। मैंने आपको चैप्टर बांट दिए हैं। ठीक है ना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले कौन सा ये चैप्टर कर सको तो बेस्ट है। दिस इज द मोस्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर जो कि ये लिखे हुए हैं। ये जो चैप्टर से भैया ये इनके कंपैरिजन में कम वेटेज है, पर लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से भी आते हैं, क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आएगा, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, पर ये इन चैप्टर के मुकाबले थोड़े से हार्ड है। ठीक है, इन चैप्टर के मुकाबले थोड़े से हार्ड है, वैसे है तो इजी पर हार्ड है इनके मुकाबले, और वेटेज इनका कम है। अब आपको अगर लगता है कि भाई इन वाले चैप्टर में से मुझे कोई हार्ड लगता है तो आप उसको ना करें, इनमें से कोई आपको इजी लगता है तो उसको आप करें। ये मेरे अकॉर्डिंग या फिर लास्ट के जो पैटर्न उसके अकॉर्डिंग लिखा है, और जनरली स्टूडेंट के अंदर यही आपको रहता है। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के अंदर बस क्या है, नॉर्मल 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं, मतलब कितना हो गया 8 मार्क्स। ये N+P मतलब है कि एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। N+P मतलब जी का मतलब जहाँ आपको एनसीईआरटी भी करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है, तब आपको चैप्टर अच्छे से कर पाते हो। इसलिए जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उसको आप अच्छे से क्लियर करना, ताकि एटलीस्ट उसके क्वेश्चन एग्जाम में कर पाए। आप नंबर ऑफ चैप्टर पे मत रहना भैया कि मुझे 8 चैप्टर करने, मुझे 10 चैप्टर करने, 12 करने, नहीं। आप भले 4 चैप्टर करो, आप भले 5 चैप्टर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन उन 4-5 को भी अच्छे से करो, जो भी उनमें चीजें सब कुछ कवर करो, ताकि एटलीस्ट एग्जाम में उन वाले क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ पाओ। डिपेंड करता है, किस्मत भी थोड़ी बहुत चलती है एग्जाम के, मतलब कि आपने हो सकता है 3 या चैप्टर जो चैप्टर अच्छे से नहीं किए, ऊपर से कर दिए, उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो चैप्टर आपने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से किए, ठीक है, उनमें से भी अंदर से डीप में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है, हमको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। ठीक है ना, फिर 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस दोनों आपको करना है। 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं, 12 नंबर का यहाँ पर वेटेज रहता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, जनरली 12 नंबर का वेटेज रह सकता है। वेक्टर नंबर बात करते हैं, नॉर्मल एनसीईआरटी प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों रिक्वायरमेंट है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 8 मार्क्स। एपीजी बात करते हैं, बात आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी भी कर लोगे तो भी बहुत है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। मिनिमम 1 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, 4 नंबर, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 से या फिर 8 नंबर, दोनों बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या बात करते हैं, एनसीईआरटी कर लोगे तो बेस्ट, टाइम मिले तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके कर सकते हो। अगर बात करें मिनिमम 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन यहाँ से 12 नंबर का इसका वेटेज हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बाद एनसीईआरटी तो बेस्ट है। अदर क्वेश्चन मतलब अदर क्वेश्चन कर सको तो बढ़िया है, 1 क्वेश्चन आ सकता है मिनिमम, मतलब चांसेस रेयर है स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता, दोनों बात। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस हमारे पास सिलेबस में है नहीं, और मैथमेटिकल रीजनिंग भी सिलेबस में है नहीं, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लास्ट ईयर भी हट गया था। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम चांसेस है 8 नंबर का कह सकता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सको तो अच्छी बात है, टाइम मिले तो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट बात करते तो मोस्टली तो पता है अधिकतर 60% सिलेबस यहाँ से कर हो जाता है। आप बिल्कुल काउंट कर सकते हो नंबर्स को, टोटल नंबर्स को आप काउंट कर लो, 60%, मतलब अगर मैं 100 में से 60 मार्क्स करूँ तो 60 मार्क्स का वेटेज ये वाले चैप्टर लेकर निकल जाते हैं, 60 मार्क्स से ऊपर का वेटेज, सोच लो आप, इसलिए कह रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, 1 क्वेश्चन यहाँ पर आने के चांसेस है, 4 नंबर का हो जाता है यहाँ पर। इंटीग्रेशन वगैरह है यहाँ पर, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन मिला को लगे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिनिमम कितने 12 नंबर, 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ले जाता है, प्लस 1 क्वेश्चन आपको डिफिनेट और 1 क्वेश्चन इनडिफिनेट। 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इंटीग्रेशन से, 2 भी आ सकते हैं, 1 क्वेश्चन आपको एरिया अंडर कर्व से मिल जाता है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं मिनिमम 12 नंबर का। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन मिनिमम है, 1 क्वेश्चन आता है 100% है यार। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ऐसा है कि अगर आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का नॉलेज है ना, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को कर सकते हो, ये बहुत आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन पूरा आना जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले भी अगर आपको आते हैं ना तो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको इस वाली कैटेगरी में डालकर सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से 1 क्वेश्चन आना फिक्स है, और यहाँ एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, एनसीईआरटी ही आता है, ओनली एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर।
जिसमें भी आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शंस, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। समय के हिसाब से भी ये क्वेश्चन थोड़ा से लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, अगर आपको समय के हिसाब से आपको इन क्वेश्चन पे जंप लगाना है, चैप्टर जंप लगाना है। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि चैप्टर रहेंगे, इसके बाद आते हैं। ठीक है ना, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से भी मिलकर देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, उम्मीद करो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इनका टारगेट क्या रहना चाहिए, 500 प्लस का टारगेट आपके पास है। कुल मिला के आपको इतने क्वेश्चन पर डे का टारगेट रखना है। टोटल मैं आपको घंटे ही बता चुका हूँ, इतने दिन टोटल मिला घंटे कितने हो गए, अगर मैं टोटल मिला के आवर्स काउंट करूँ तो कितने 13 आवर्स हो रहे हैं टोटल, 13 आवर्स से लेकर 14 आवर्स तक। इसके अंदर आपको नाटा जी दोनों प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है ना, एप्टीट्यूड ड्राइंग के अंदर आपको नाटा जी दोनों हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको नाटा वाली स्ट्रेटेजी बता दी, उसके अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताए हैं नाटा के लिए वो भी आपको साथ साथ में करने हैं। ठीक है ना, और ड्राइंग का क्वेश्चन जो वहाँ है उसका अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स जो अगर आप पढ़ रहे हो जेई, तो आपको यहाँ मैथ्स के लिए कम से कम 4 घंटे मिनिमम देने ही पड़ेंगे दिन के। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 12 घंटे हैं, 13 घंटे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है ना, आप कम से कम 24 घंटे का दिन है तो यार 12 घंटे आधा दिन हो तो आधे घंटे दिन तो आराम से पढ़ सकते हैं। अभी दूसरा कोई काम नहीं, आपकी बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, स्कूल हो चुकी है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो बस जाना भी हो तो कैंसिल कर दो, शादी वगैरह समारोह सब कैंसिल कर दो, फेस्टिवल सब कैंसिल कर दो, कुछ नहीं है, होली गई, अब कलरफुल हो गया, पूरी फोकस ऑन एग्जाम और कुछ नहीं। लास्ट में 1 महीने की बात जेई के लिए और 2-3 महीने की बात है नाटक के लिए, उसके बाद आप फ्री हो बिल्कुल। ठीक है ना, उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए, इसीलिए जल्दी फटाफट से कर लो। बाकी ये कुछ सा स्ट्रेटेजी के बारे में उम्मीद कर रहा हूँ दिस इज ऑल अबाउट। और क्वेश्चंस की बात करूँ टोटल में जो कितने क्वेश्चन हो गए अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए, 2000 के आसपास, 2000 से वो ऊपर हो गए, 2200 कुछ 2300 क्वेश्चन हो गए, 2300 वह 2300 क्वेश्चन हो गए। प्लस आपके पास कितने घंटे हो गए, 13 आवर्स की आपके पास होगी स्टडी। बस दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, ये आपके पास रूल है। और ये आपके पास एक बेंचमार्क मान लो यार, 2300 क्वेश्चन को टोटल मिलाकर सॉल्व करने, सब मिलाकर 2300 प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, और 13 से ऊपर घंटे हमको पढ़ाई करनी है पर डे की। दिस इज द रूल, दिस इज द रूल फॉर 99.99 परसेंटाइल, या फिर जो भी आपको सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक चाहिए उसके लिए। ऑलराइट, दिस इज द स्ट्रेटेजी। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यार ये चीज़ आपके सामने क्लियर होगी। सो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे उसका मतलब डेडिकेटेड, आप बहुत शानदार तरीके से फाड़ रहे हो, बिकॉज काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो वीडियो में लास्ट तक पहुँचते हैं, कोई तो पहले ही निकल चुके होते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपने पूरी चीज़ सुनी है, पूरी स्ट्रेटेजी आपने सुनी, ध्यान से आपने चीज़ लिखी है, बहुत बढ़िया बात है। बस ढंग से चीज़ों को मेहनत करते रहो, दिल से भैया सीरियस होकर और बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। अपने आप को आपको झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, बस अपने आप से ईमानदारी रखनी, ऑनेस्टली पढ़ाई करनी, बस बाकी नंबर आ जाएंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फुली प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, बढ़िया से मेहनत करो, हार मत मानो बस। ठीक है ना, डीमोटिवेट मत हो, मोटिवेट होकर पढ़ाई करो। ऑलराइट, बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बार प्रॉमिस कर देना, आपने स्टार्टिंग में कर दिया होगा, वापस प्रॉमिस कर देना, वीडियो कैसी लगी बता देना, और क्या चाहिए अगली वीडियो वही बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हम आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जाओ जाकर मिलकर इस बार आ जाओ यार, फाड़ कर रखते हैं।